हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट 7 किसी टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज कंट्रोल चार्ट, उसके बाद जानेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल चार्ट, उसके बाद जानेंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंट्रोल चार्ट, उसके बाद जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल चार्ट। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट 7 किसी टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए जानते हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में। कंट्रोल चार्ट यूज़ किया जाता है प्रोसेस परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। इसमें हम चेक करते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है। 1924 में डॉक्टर वॉल्टर एंड्रयू शीवार्ट ने कंट्रोल चार्ट को इन्वेंट किया था। डॉक्टर वॉल्टर ने ही PDCA साइकिल भी इन्वेंट किया था। PDCA के बारे में हम दूसरी वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग PDCA साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो जल्द से जल्द इसके बारे में वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। PDCA बोलते हैं प्लान, डू, चेक, एक्ट। चलिए अब जानते हैं व्हाट इज़ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट एक ग्राफ है। इसकी हेल्प से हम स्टडी करते हैं टाइम के साथ साथ प्रोसेस कैसे चेंज होता है और डेटा जो है वो प्लॉट क्या रहता है टाइम के साथ। कंट्रोल चार्ट में 3 लाइनें होती हैं। एक सेंटर लाइन जिसे हम मीन या एवरेज कहते हैं। दूसरी जो लाइन होती है वो अपर लाइन जिसे अपर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं। और तीसरी लाइन जो लोअर लाइन होती है उसे लोअर कंट्रोल लिमिट कहते हैं। इन तीनों की हेल्प से हिस्टोरिकल डेटा को डिटरमाइन करते हैं। कंट्रोल चार्ट एक ग्राफ है जो रिफ्लेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ प्रोसेस ओवर टाइम को। प्रोसेस कैसे वेरी करता है टाइम के साथ। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल चार्ट एक बेस्ट टूल्स है प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। इसे हम शीवार्ट चार्ट या प्रोसेस बिहेवियर चार्ट भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट जो डिपेंड होता है वो नॉर्मल पे। आप देख रहे हैं इस ग्राफ की हेल्प से कि जो लेफ़्ट साइड है वो लोअर स्पेसिफिक लाइन है और जो राइट साइड लाइन है वो अपर स्पेसिफिक लाइन है। जो बीच में एक लाइन है वो मीन या उसे एवरेज लाइन बोलते हैं या टारगेट लाइन बोलते हैं उसे। अगर लेफ़्ट लाइन जो है LSL से अगर वो ग्राफ इधर आता है लेफ़्ट साइड की ओर आता है तो वो डिफेक्ट होता है, जो उसका प्रोसेस है वो बैड होगा। और राइट साइड अगर है ग्राफ बन रहा है तो हम उसे गुड, अच्छा मानते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है। उसी तरह अपर स्पेसिफिक लिमिट का अगर ग्राफ अंदर की ओर बन रहा है तो वो प्रोसेस अच्छा माना जाता है। अगर वो राइट साइड बन रहा है डिफेक्टिव माना जाता है। तो आप देख रहे हैं जो मीन वैल्यू है, जो मीन लाइन है, टारगेट लाइन है, ग्राफ जो बनेगा अगर दोनों के अंदर बन रहा है दोनों लाइन के तो उसका मतलब हमारा प्रोसेस नॉर्मल है। अगर दोनों लाइन के बाहर बन रहा है ग्राफ जा रहा है उसका मतलब हमारे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स डिपेंड ऑन प्रोसेस टू बी नॉर्मल। और इसमें जो है इसमें तीन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। जो पहला है वो मीन जिसे एवरेज लाइन कहते हैं। दूसरा है कंट्रोल लिमिट्स या अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तीसरा जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंट्रोल चार्ट्स के। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंट्रोल चार्ट इज़ टू प्रेडिक्ट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आउटकम। इसका मतलब हुआ कंट्रोल चार्ट का प्राइमरी पर्पस होता है प्रोसेस की स्टेबिलिटी को चेक करना। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ माई प्रोसेस इज़ बिहेविंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा वेरिएशन है वो कैसे टाइम के साथ वेरी करता है। आइए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। पहला पॉइंट्स है प्रिडिक्ट प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल एंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। इसका मतलब ये हुआ ये हमें प्रोसेस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल या स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा है। दूसरा पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल कॉज ऑफ वेरिएशन। यह हमें प्रोसेस के वेरिएशन को समझने में हेल्प करता है
और तीसरा पॉइंट है कैन बी यूज फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। कंट्रोल चार्ट को एसपीसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा पॉइंट है अंडरस्टैंड द वेरिएशन दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोसेस। कंट्रोल चार्ट की हेल्प से हम समझ पाते हैं कि वेरिएशन हमेशा प्रेजेंट रहता है प्रोसेस में। और पांचवा पॉइंट है सी व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग और मे गो रॉन्ग। कंट्रोल चार्ट की हेल्प से हम प्रोसेस को देख या समझ पाते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही चल रहा है या गलत। और छठा पॉइंट है प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। कंट्रोल चार्ट की हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में, कि हमारा जो परफॉर्मेंस होगा फ्यूचर में वो किस तरह का होगा। और सातवां पॉइंट्स है जनरेट न्यू आइडियाज़ फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। कंट्रोल चार्ट की हेल्प से हम न्यू आइडिया जनरेट कर पाते हैं और इसकी हेल्प से हम प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हाउ टू चूज़ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट कैसे चूज़ करते हैं। कंट्रोल चार्ट सेलेक्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो वेरिएबल है या एट्रीब्यूट है। वेरिएबल डाटा हम उसे कहते हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट डेटा हम उसे कहते हैं जिसमें हम डिसीज़न के द्वारा इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे ओके, नॉट ओके, येस और नो, इस तरह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ग्राफ की हेल्प से, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू आई हैव। अगर वेरिएबल है लेफ़्ट साइड बात करेंगे, और अगर एट्रीब्यूट है तो राइट साइड बात करेंगे। अगर हमारा डेटा वेरिएबल है तो सब ग्रुप साइज़ और सैम्पल साइज़ देखते हैं कि हमारा सब ग्रुप साइज़ क्या है। अगर सब ग्रुप साइज़ 10 से ज़्यादा है तो हम जो चार्ट यूज़ करेंगे x बार S चार्ट यूज़ करेंगे। इसे हम एवरेज चार्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट कहते हैं। और जब सब ग्रुप साइज़ 1 और 10 के बीच में होगा तब हम x बार R चार्ट यूज़ करेंगे। जब हमारा सैम्पल साइज़ 1 होगा तब हम IMR चार्ट यूज़ करेंगे। अगर हमारा डेटा एट्रीब्यूट्स होगा तो यहाँ पे जो है 2 भाग में डिवाइड होता है, एक डिफेक्टिव्स एक डिफेक्ट्स। अगर हमारा सैम्पल साइज़ कांस्टेंट होगा तो हम NP चार्ट यूज़ करेंगे। अगर सैम्पल साइज़ कांस्टेंट नहीं होगा तो हम P चार्ट यूज़ करेंगे। अब आ जाइए डिफेक्ट्स में। अगर जो हमारा जो सैम्पल साइज़ है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी होगा, अगर यस तो हम C चार्ट यूज़ करेंगे, अगर वो होगा नो तो हम U चार्ट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम चार्ट का सिलेक्शन करते हैं कि कंट्रोल चार्ट सेलेक्ट किया जाता है वो सैम्पल साइज़ के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं टाइप ऑफ डेटा के बारे में। जो डेटा होता है वो 2 तरह का होता है, कंटिन्यूस डेटा, एट्रीब्यूट डेटा। कंटिन्यूस डेटा को ही हम वेरिएबल डेटा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कंटिन्यूस डेटा और वेरिएबल डेटा किसे कहते हैं। वेरिएबल डेटा में हम पार्ट और प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक को मेज़र करते हैं, जैसे लेंथ, वेट और टेम्परेचर। इसका जो वैल्यू होगा डेसिमल या नंबर में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी भी बॉक्स का अगर हम वज़न करते हैं तो जैसे वो 500 ग्राम या 600 ग्राम, या किसी भी चीज़ को हम वर्नियर स्केल से अगर मेज़र करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी जैसे 20.2 या कुछ भी हो सकती है, 5 पॉइंट समथिंग, 6.5, इस तरह की वैल्यू आएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह एट्रीब्यूट डेटा में हम डिफेक्टिव्स आइटम को काउंट करते हैं। ये काउंट डेटा या होल नंबर में होता है। जैसे बल्ब है, इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, या बुक है उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ को अगर, जैसे हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स पड़े हुए हैं, तो इस एट्रीब्यूट डेटा में क्या होता है, हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि ये जो सैंपल्स है ओके है या नॉट ओके है। इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम काउंटिंग के थ्रू डिसीजन लेते हैं, उसे हम एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम जानेंगे एग्जांपल ऑफ कंट्रोल चार्ट। सबसे पहले हम एक कंट्रोल चार्ट फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें पार्ट नेम, पार्ट नंबर, कस्टमर नेम, प्रोसेस नेम, क्या जो कौन से प्रोसेस की हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक नेम, हम जो हाइट चेक कर रहे हैं या लेंथ या डाया जो भी चेक कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे। उसके बाद स्पेसिफिकेशन कि जो हमारा क्या स्पेसिफिकेशन है, किसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। उसके बाद हम डेट लिखते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं उस गेज का नाम और या गेज का नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैंपल चूज़ करते हैं कि हमें कितना सैंपल्स लेना है, कितने सैंपल्स की इंस्पेक्शन करना है।
तो जैसे हमने 5 सैंपल्स लिया और उसको अलग अलग टाइम पे चेक करना शुरू किया। 9 बजे से 6 बजे तक हर 1 घंटे पर हमने चेक करा, जो रीडिंग आई उसको हमने नोट कर दिया। उसी तरह हर सैंपल चेक किया और रीडिंग नोट किया। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या करा, एक्स बार या एवरेज निकाला, आर या रेंज कैलकुलेट करा। उसके बाद हमने एक्स डबल बार कैलकुलेट किया और आर बार कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने रेंज चार्ट, एवरेज चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करा और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट किया। उसी तरह रेंज चार्ट के लिए या आर चार्ट के लिए हमने अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करा। अब हमने एवरेज चार्ट बनाने के लिए एक डेटा तैयार करा, अपर कंट्रोल लिमिट, एक्स डबल बार एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डेटा हमने कैलकुलेट करा। इन 3 डेटा की हेल्प से हमने एक्स बार चार्ट ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस वेरिएशन है वो अंडर कंट्रोल है। ये ऊपर वाली लाइन है अपर कंट्रोल लिमिट और नीचे वाली जो लाइन लोअर कंट्रोल लिमिट, और जो बीच की लाइन है वो है एवरेज लाइन। तो जो हमारा वेरिएशन है वो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच, अपर और लोअर के बीच में है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा प्रोसेस वेरिएशन है वो अंडर कंट्रोल है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे एक्स बार चार्ट बनाया जाता है डेटा की हेल्प से। आइए अब जानते हैं कि आर चार्ट कैसे बनाया जाता है डेटा की हेल्प से। ओके फ्रेंड्स, हमने डेटा कलेक्ट किया रेंज चार्ट के लिए, उसके लिए अपर कंट्रोल लिमिट, उसी तरह आर बार कैलकुलेट करा और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करा, और इन 3 डेटा की हेल्प से हमने रेंज चार्ट ड्रॉ किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह का रेंज चार्ट शो हो रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपर कंट्रोल लाइन है, बट यहाँ जो एवरेज लाइन है, जो प्रोसेस वेरिएशन है वो एवरेज लाइन के बीच में ही है। वो ना अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर है ना वो लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।